नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त। ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत में हुई घटना। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ कर रहे हैं आपात बैठक। प्रधानमंत्री मोदी ने दुर्घटना पर जताया शोक। कहा, हेलीकॉप्टर दुर्घटना को लेकर हूं अत्यधिक चिंतित। संकट की इस घड़ी में ईरानी लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं हम। राष्ट्रपति और उनके साथियों के लिए करते हैं प्रार्थना। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए मतदान की तैयारियां पूरी। 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर सोमवार को डाले जाएंगे वोट। ओडिशा में 35 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए होगा मतदान। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमला मामले में दिल्ली पुलिस ने जब्त की सीसीटीवी डीवीआर। भाजपा ने केजरीवाल पर सबूत नष्ट करने के लगाए आरोप। केजरीवाल के विरोध प्रदर्शन में भीड़ न जुटने पर भाजपा ने ली चुटकी। कहा, 200 लोग भी नहीं आए। झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री की धुआंधार जनसभाएं। रायबरेली से राहुल गांधी की उम्मीदवारी पर कटाक्ष। कहा, संसदीय सीटों का वसीयतनामा लिख रहे हैं परिवारवादी। उधर बीजेपी दिग्गजों ने चुनाव में झोंकी ताकत। अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और जौनपुर की जनसभा में सपा कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के फूलपुर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सपा नेता अखिलेश यादव की जनसभा में मची भगदड़। भीड़ हुई बेकाबू। बिना भाषण दिए लौटे राहुल और अखिलेश। अन्य विपक्षी दलों का प्रचार अभियान जारी। और आइए अब शुरुआत करते हैं और इस वक्त की अहम खबर के साथ। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और वरिष्ठ अधिकारियों को ले जा रहा हेलीकॉप्टर उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ईरानी मीडिया के अनुसार हादसा अजरबैजान के साथ सीमा साझा करने वाले ईरानी शहर जोल्फा में हुआ। दरअसल रईसी अजरबैजान से ईरान लौट रहे थे। दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर हेलीकॉप्टर के मलबों के ढूंढने के लिए तलाशी अभियान जारी है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के साथ आपात बैठक कर रहे हैं। 65वीं एयरबोर्न स्पेशल फोर्स ब्रिगेड को हेलीकॉप्टर दुर्घटना स्थल के पास तैनात किया गया है। और वहीं इस बीच ईरानी सेना प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद बकेरी ने आईआरजीसी, सेना और कानून प्रवर्तन सहित सशस्त्र बलों को राष्ट्रपति राइसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटना के संबंध में खोज और बचाव अभियानों के लिए सभी संसाधनों, उपकरणों और क्षमताओं का उपयोग करने का आदेश दिया है। और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर दुर्घटना पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता मेघना के पास। और साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रही हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जेएनयू से। अंशु जोशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ मेघना, सबसे पहले तो आप ही का रुख करूंगा। और मेघना, आपसे समझना चाहूंगा अभी क्या सबसे पहले तो ताज़ा अपडेट क्या है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, हम जानते हैं कि किस कलासी डैम के इनॉग्रेशन पर राष्ट्रपति रईसी गए थे अजरबैजान, और वहां पर अजरबैजान के राष्ट्रपति भी मौजूद थे। ये एक बहुत बड़ा वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है दोनों ही देशों के बीच में, जिसके इनॉग्रेशन पर वो गए थे। वहां से कार्यक्रम खत्म करने के बाद जब उनके चॉपर ने उड़ान भरी, तो उसके कुछ ही मिनटों बाद, ऐसा बताया जा रहा है, जो विदेश की मीडिया रिपोर्ट कर रही है उसके हिसाब से, कुछ ही मिनटों बाद मौसम खराब होने के चलते हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी। हालांकि 3 चॉपर्स थे राष्ट्रपति रईसी के कॉन्वॉय में। उन 3 चॉपर्स में से 2 चॉपर्स जो थे वो अपने गंतव्य तक पहुंच गए, जिनमें एनर्जी और ट्रांसपोर्टेशन के मिनिस्टर्स भी थे और अन्य ऑफिशियल्स भी उसमें सवार थे जो अपने गंतव्य तक पहुंच गए। लेकिन राष्ट्रपति रईसी का जो हेलीकॉप्टर है, मौसम खराब होने के कारण उसे हार्ड लैंडिंग करनी पड़ी है। अब ये बताया जा रहा है कि तेहरान से तकरीबन नॉर्थ वेस्ट की तरफ 600 किलोमीटर दूर एक जगह है जहां पर बहुत ही पहाड़ी इलाका है।
वहां पर ये जो दुर्घटना हुई है, यहाँ पर वो हार्ड लैंडिंग हुई है, कई मीडिया इसे क्रैश का भी नाम दे रही है, हेलीकॉप्टर क्रैश भी कहा जा रहा है इसे। हालांकि सर्च और रेस्क्यू सबसे पहला जो अगर हम देखें पिछले 6 घंटे, तकरीबन 5 से 6 घंटे से अगर हम देखें तो सर्च रेस्क्यू की जो ऑपरेशंस है उसको तेजी मिली है। कई रेस्क्यू डॉग्स हैं, रेस्क्यू की टीम्स हैं, और जिस तरीके से आप बता रहे थे गौरव की जो मेजर जनरल हैं जो ईरानियन मिलिट्री के, उन्होंने भी कहा है, मोहम्मद बकेरी, उन्होंने भी ये कहा है कि जितना भी जो लॉजिस्टिक्स है, अगर हम कहें इक्विपमेंट्स की बात करें, पर्सनल की बात करें, सब कुछ इक्विपमेंट्स की बात करें, सब कुछ डिप्लॉय किया जाएगा, इस पूरे सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में डिप्लॉय किया जा रहा है इनफैक्ट। और उसके साथ ही हालांकि एक चीज है जो सभी जगह पे जो फॉरेन मीडिया है वो रिपोर्ट कर रही है कि जो टेरेन है जहां पर इस दुर्घटना के होने की आशंका है, वो टेरेन बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन है, जहां पर अगर हम देखें तो बारिश भी हुई है कुछ समय पहले, तो बहुत मडी इलाका है, तो रेस्क्यू की जो टीमें हैं वो उनका पहुंचना बहुत मुश्किल है। हालांकि ड्रोन से भी कई जगहों पर पता लगाने की कोशिश की जा रही है, और अगर कई हेलीकॉप्टर एक्सपर्ट्स की भी माने तो जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं, जो बड़े अगर हम बोले मिनिस्टर्स की बात करें या ऐसे राष्ट्रपति की बात करें, तो उनके जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो ऐसी दुर्घटना की स्थिति में या ऐसी कोई अनटूवर्ड सिचुएशन में अपना लोकेशन भेजने की उनमें क्षमता होती है, जब तक वो या तो किसी पत्थर से ना टकरा जाए या उसमें हेलीकॉप्टर में कोई एक्सप्लोजन ना हो जाए, ऐसी कोई अगर ऐसी कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो जाए, तो ऐसे कई मैकेनिज्म होते हैं हेलीकॉप्टर में। हालांकि अभी फिलहाल जो है लगातार, क्योंकि कैबिनेट की भी एक मीटिंग होने वाली थी, जिस कैबिनेट की मीटिंग को कैंसिल किया गया और उसके बाद एक क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग ली गई थी, और हालांकि इस चॉपर में जिस चॉपर में राष्ट्रपति रईसी सवार थे उसमें विदेश मंत्री भी सवार थे, और उसके साथ ही एक गवर्नर भी सवार थे उसमें, और जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं विश्व भर से, जहां पर ये भी बताया जा रहा है कि यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी इस मामले के बारे में ब्रीफ किया गया है। ईयू के प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि वो इस सिचुएशन की निगरानी कर रहे हैं। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने भी कहा है कि वो पूरे तरीके से सपोर्ट के लिए तैयार हैं। वही थे जिन्होंने जिनके साथ आज किजगलासी डैम के इनॉग्रेशन पर राष्ट्रपति रईसी उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए हेलीकॉप्टर के द्वारा गए थे, और वापस आने के समय ये दुर्घटना हुई है। और अभी भी इस पर पूरी तरीके से अगर देखें तो क्या सर्च और रेस्क्यू की टीमें उस जगह तक पहुंच पाई हैं, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, क्योंकि अभी भी किसी भी फॉरेन मीडिया ने इस बात को रिपोर्ट नहीं किया है कि सर्च और रेस्क्यू की टीमें दुर्घटना स्थल पर पहुंची हैं। ठीक है, मेघना बने रहिए हमारे साथ। अंशु जोशी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु जी, आप ही से अब समझना चाहेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफ़ी टफ चैलेंज ये बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जो स्थितियां हैं, इन चुनौतियों का सामना आखिर किस तरह से किया जा सकता है? क्या कुछ इसके लिए जो मापदंड हैं वो अपनाए जा सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरी घटना का कितना बड़ा असर पड़ेगा? निश्चित तौर पर बहुत ही दुखद खबर ये हमें सुनने को मिल रही है। जो ये दुर्घटना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो ईरान के राष्ट्रपति रईसी, साथ में ईरान के विदेश मंत्री भी हैं उस हेलीकॉप्टर में। अजरबैजान के 2 प्रमुख नेता उस हेलीकॉप्टर में सवार हैं, और आज अजरबैजान में एक डैम के उद्घाटन के बाद ये इस हेलीकॉप्टर से 4 महत्वपूर्ण नेता लौट रहे थे, जिसमें कि ये हेलीकॉप्टर जो है दुर्घटनाग्रस्त बताया जा रहा है, और हेलीकॉप्टर के अभी तक कोई इसका पता या इसकी स्थिति पता नहीं चल पाई, जबकि ईरान के 44 दस्ते, खोजी दस्ते इस हेलीकॉप्टर की खोज में लगे हुए हैं। और निश्चित तौर पर पूरी दुनिया की नजर इस समय इस खबर पर टिकी हुई है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बहुत खबर है ये। और इसमें हमको ये देखने की बात है कि ये जो पूरी तमाम जो दुर्घटना हुई है ऐसे क्षेत्र में हुई है जहां पर जो भौगोलिक स्थितियां हैं बड़ी प्रतिकूल है, पहाड़ी इलाका है, और यहाँ पर बड़ा फॉगी किस्म का मौसम है हाल फिलहाल। और यही विदेशी मीडिया के हवाले से हमें सुनने में आ रहा है कि जिस प्रकार का ये टेरेन है, जिस प्रकार का ये भौगोलिक क्षेत्र है, तो वहां पर यदि इस प्रकार की दुर्घटना हुई है तो सबसे अभी तक दुखद और एक नकारात्मक हम इसे पहलू ये कह सकते हैं कि इस हेलीकॉप्टर ने किसी प्रकार का कोई संचार बेस पर या जो अपनी ईरान में जो टीम है उनको भेज नहीं पाए हैं, तो किसी प्रकार का संचार दोनों के बीच, हेलीकॉप्टर के बीच और यहाँ से लोगों के बीच स्थापित नहीं हो पा रहा है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये एक ऐसा समय चल
चल रहा है, जबकि ये पूरा जो क्षेत्र है ईरान के हाल फिलहाल जो अभी इजराइल के साथ जिस प्रकार की झड़पें और संघर्ष चल रहा है, जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बहुत गहराए हुए हैं। इसी बीच हमने पिछले हफ्ते देखा कि किस प्रकार से भारत और ईरान की एक लॉन्ग टर्म चाबहार पोर्ट को लेकर के डील भी हुई है, जिसको जी लेकर के यूएस ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी दी। तो ये जो स्थिति बनी हुई है ये बड़ी जटिल है वैश्विक राजनीति की दृष्टि से, और ऐसे समय ईरान में इस प्रकार की और ईरान के राष्ट्रपति के साथ इस प्रकार की दुर्घटना होना निश्चित तौर पर पूरे विश्व के लिए हाल फिलहाल तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। जी अंशु जी बने रहिए आप हमारे साथ। मेघना, मेघना अभी किस तरह का कम्युनिकेशन वहां पर चल रहा है, क्योंकि साफ तौर पर जैसा कि हम जान रहे हैं कि कम्युनिकेशन में कुछ डिस्टर्बेंस भी आ रहा है, और जो इस तरह की स्थितियां हैं ऐसे में कम्युनिकेशन का जो अभी जो सिलसिला है वो बदस्तूर किस तरह से जारी वहां पर नजर आ रहा है, और क्या इनपुट्स इसको लेकर मिल रहे हैं? अभी फिलहाल जो इनपुट्स आ रहे हैं गौरव, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उस, हालांकि जो रेस्क्यू करने गए हैं लोग, उनमें से भी कुछ लोगों के लापता होने की खबरें, मीडिया रिपोर्ट्स, फॉरेन मीडिया इस चीज को रिपोर्ट कर रही है कि कुछ रेस्क्यूअर्स भी लापता हैं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल टेरेन है वो जगह, वहां पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, और ऐसा भी बताया जा रहा है बहुत ही रग्ड और माउंटेनियस रीजन है, जिसके कारण वहां पर पहुंचना, उस जगह को लोकेट करना बहुत मुश्किल है। हम कई विजुअल्स जो हम देख रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं कि कई एम्बुलेंसेस को भी रवाना किया गया है जो दुर्घटना स्थल है उसके करीब, जहां तक वो जा सके। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पर्सनल रेस्क्यू, रैपिड रेस्क्यू टीम्स को भी डिप्लॉय किया जा रहा है, डॉग्स, रेस्क्यू डॉग्स को भी डिप्लॉय किया गया है। तो ये सभी जो अगर हम देखें तो मेजर्स जितने भी होते हैं ऐसी परिस्थिति में, जो मेजर्स लिए जाने चाहिए वो सभी मेजर्स लिए जा रहे हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें तो आयतुल्ला खामनेई जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, और अगर हम देखें तो राष्ट्रपति रईसी नंबर 2 के लीडर हैं ईरान में, और उन्होंने भी एक मीटिंग कन्वीन की है। जो खबरों से हमें पता चल रहा है कि उन्होंने भी एक मीटिंग ली है, जिससे ये भी पता चल रहा है कि वो या तो पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं कि किस तरीके से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, सर्च है, वो किस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है उसको कितनी सफलता मिल पाएगी, क्योंकि अब वहां पर रात का समय हो रहा है, धीरे धीरे लाइट्स भी वहां पर कम हो रही हैं, अंधेरा हो रहा है, और ऐसी परिस्थिति में जब धुंध है और उसके साथ ही अंधेरा है, कई जगहों पर ये रिपोर्ट भी किया जा रहा है कि जो विजिबिलिटी है वो 5 मीटर से भी कम है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि रेस्क्यू टीम्स के लिए कितनी बड़ी कठिनाई यहाँ पर है उस जगह तक पहुंचने के लिए। अब कम्युनिकेशन की अगर बात करें गौरव, तो जो प्राथमिक जो रिपोर्ट्स आए थे उसमें बताया गया था कि किस किस्म का कम्युनिकेशन स्थापित हुआ था। एक बार जो हेडक्वार्टर्स तक पहुंची थी खबर कि ऐसे हार्ड लैंडिंग हुई है हेलीकॉप्टर की, उसके बाद कहीं भी रिपोर्ट्स में ये सामने नहीं आया है कि फिर से कोई कम्युनिकेशन स्थापित हो पाया है। तो जो एक तरीके की होप थी, कम्युनिकेशन जो पहला कम्युनिकेशन स्थापित हुआ था उससे ये होप जरूर थी कि जो कैजुअलिटी है वो कोई कैजुअलिटी शायद ना हुई हो, क्योंकि एक कम्युनिकेशन स्थापित हुआ है। लेकिन उसके बाद कोई कम्युनिकेशन स्थापित ना होना बहुत बड़ा कंसर्निंग सिचुएशन बेशक है, जिसके लिए पूरी जो अगर हम देखें तो पूरा जो पूरी व्यवस्था है ईरान की वो इसी चीज में लगी हुई है कि किस तरीके से रेस्क्यू और सर्च को गति मिले और उस जगह तक पहुंचा जा सके। पहली बात जहां से प्रथम जो अगर हम देखें तो पहले विजुअल्स आएंगे या पहला जो खबर है कि वहां पर परिस्थिति क्या है, किस परिस्थिति में है, क्या सिचुएशन है, यही स्थिति भी समझ लेते हैं। मेघना आप बने रहिए हमारे साथ। अंशु जोशी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अंशु जी, वहाँ की भौगोलिक स्थिति की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर किस तरह की स्थितियाँ वहाँ पर नजर आती हैं, और ये इस तरह की जो चुनौतियाँ अगर सामने आती हैं तो उनसे पार पाने के लिए किस तरह के प्रबंध किए जाने चाहिए? देखिए, इस पूरी जो दुर्घटना को हम देख रहे हैं तो उसमें यही समझ में आ रहा है कि एक तो हेलीकॉप्टर था और दूसरा मौसम बहुत ही प्रतिकूल था, मौसम खराब था। वहां पर हम देख पा रहे हैं विजुअल्स में कि बारिश भी हुई थी और पहाड़ी इलाका है ये जो पूर्वी अजरबैजान, जैसा कि बताया जा रहा है रिपोर्ट्स में भी कि फॉग भी बहुत ज्यादा है वहां पे। जी, वहां पर बहुत धुंध हमें दिखाई पड़ रही है। जिस प्रकार से ये जो विजुअल्स हमारे सामने आ रहे हैं, 44 दस्ते ईरान के हेलीकॉप्टर की खोज में लगे हुए हैं और अभी तक हेलीकॉप्टर की खोज नहीं कर पाए हैं। तो उसी से समझ में आ रहा है कि मौसम किस प्रकार से प्रतिकूल है, और फिर ये बहुत ही टफ पहाड़ी एरिया है। तो पहाड़ी इलाके में जब इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं तो फिर हेलीकॉप्टर्स को या कोई भी वाहन हो
तो उसको ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। और हमारे प्रधानमंत्री लगातार ये ट्वीट कर रहे हैं कि संकट की इस घड़ी में भारत ईरान के साथ है, और हम ईरान के राष्ट्रपति रईसी और अन्य नेताओं के सकुशल होने की प्रार्थना तो कर ही सकते हैं। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सकुशल मिल अंशु जी, जाए, भारत की दुर्घटनाग्रस्त। दृष्टि से अगर देखें तो ये कितनी बड़ी दुर्घटना साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो काफी अच्छे थे। तो ऐसे में इस देश और आगे इसको प्रगाढ़ बनाने के लिए ये सब जो तमाम यहाँ पर चीजें नजर आ रही हैं वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौतियां भी खड़ी कर रही हैं। तो ऐसे में भारत के रिश्ते ईरान के साथ किस तरह से हम देख सकते हैं कि आने वाले समय में और ज्यादा बेहतरी की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे? देखिए, भारत और ईरान के बीच अभी पिछले हफ्ते ही चाबहार पोर्ट को लेकर के एक जी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डील भी की जी। गई है, जिस पर अमेरिका ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी, जिस पर हमारे माननीय विदेश मंत्री ने फिर ये टिप्पणी दी कि चाबहार पोर्ट का जो ये स्ट्रेटेजिक महत्व है, ये अमेरिका भी बहुत अच्छे से समझता है। और ये ईरान और भारत के बीच जो ये संबंध है, और विशेषकर चाबहार पोर्ट को लेकर जो डील की गई है, ये आज की नहीं है, ये बहुत पहले की है, और अमेरिका इसके महत्व को भी बहुत अच्छे से जानता है। तो ये सब जानते हुए बड़े सकारात्मक तरीके से हमारे विदेश मंत्री ने एक बहुत अच्छी टिप्पणी भी दी थी। जी। भारत और ईरान के आज के संबंध नहीं है, बहुत प्राचीन संबंध है, प्रगाढ़ संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है। हम दोनों ही देशों के बीच में कल्चरल रिलेशंस हैं। और जब हम अभी वर्तमान राष्ट्रपति रईसी को देखते हैं, तो न सिर्फ भारत के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता की दृष्टि से वो वहां के जो सर्वोच्च नेता हैं, खामेनी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। तो इस दृष्टि से भी ये जो दुर्घटना हुई है, जिसके साथ दुर्घटना हुई है कि भाई रईसी इसमें स्वयं ईरान के राष्ट्रपति हैं, विदेश मंत्री भी इस हेलीकॉप्टर में हैं, और भारत के साथ जिस प्रकार के ईरान के संबंध हैं, तो आप जो ये प्रश्न पूछ रहे हैं, उस दृष्टि से मैं ये कहूंगी कि हमारे लिए एक चिंताजनक खबर है। और इसीलिए बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किए हैं कि हम राष्ट्रपति रईसी और उनके साथ जो भी हेलीकॉप्टर में सवार नेता हैं, उनके सकुशल होने की कामना करते हैं। बिल्कुल। मेघना, जो लगातार जो इनपुट सामने आ रहे हैं उसमें ये भी देखने को मिल रहा है कि तमाम टफ डिसीजन भी यहाँ पर लिए जा रहे हैं, और लगातार हम देख रहे हैं कि कैबिनेट की यहाँ पर बैठक भी हो रही है। इससे जुड़ी हुई क्या अपडेट अभी तक निकल कर सामने आ पाई है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कहाँ तक पहुंचा, और कब तक उम्मीद है कि इसमें कुछ बड़ा इनपुट निकल कर सामने आएगा? गौरव, अभी हमारे दर्शकों को बता दें कि सबसे पहले जो स्पेशल ब्रिगेड है ईरान की, उसे डिप्लॉय किया गया है इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, जो कि जंगल वॉरफेयर में काफी ज्यादा निपुण है, जो ट्रेंड है जंगल वॉरफेयर में, उन्हें यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। दूसरी खबर यहाँ पर यह आ रही है कि जो ईरान की जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो मौसम विभाग है, उसका ये कहना है कि लगातार बारिश की स्थिति बनी रहेगी। तो इससे ये हम कह सकते हैं कि जो परिस्थिति है, जो मौसम खराब है, जिसके कारण रेस्क्यू और सर्च के जो ऑपरेशन है उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जो रेस्क्यूअर्स है उनको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, वो स्थिति शायद लगातार बनी रहेगी। बारिश की स्थिति और धुंध की स्थिति भी लगातार बनी रहेगी, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि मौसम विभाग की तरफ से, ईरान के मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। उसके अलावा अभी फिलहाल एक अपडेट और है हमारे सामने, जिसमें यूरोपियन कमिश्नर, जो क्राइसिस मैनेजमेंट के यूरोपियन कमिश्नर है, उनका ये कहना है कि ईरान ने उन्हें रिक्वेस्ट किया है कि एक रैपिड रिस्पांस मैपिंग सर्विस से उन्होंने असिस्टेंस की रिक्वेस्ट की है। तो जो ईयू के क्राइसिस मैनेजमेंट के जो कमिश्नर है जानिस लेंकार्सिक, उन्होंने कहा है कि वो अपनी रैपिड रिस्पांस मैपिंग सर्विस को हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट के मद्देनजर एक्टिवेट करेंगे, और जो उस हेलीकॉप्टर का पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो एग्जैक्टली लोकेशन क्या है और कहां पर ये दुर्घटना हुई है। तो अगर हम देखें तो पूरी तरह से सबसे पहले कोशिश की जा रही है कि लोकेशन कहां है, जो जिस जगह पर ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, जिसके मद्देनजर ईयू से भी मदद मांगी है ईरान ने। तो यूरोपियन यूनियन के जो क्राइसिस मैनेजमेंट के कमिश्नर हैं, उन्होंने ये एक्स पर ये पोस्ट किया है और उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है। ठीक है। अंशु जोशी जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि भारत के साथ एक पुराना इतिहास रहा है, ऐसे में साफ तौर पर एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना यहाँ पर देखने को मिल रही है। किस तरह के स्टेप्स लगातार जो हम देख रहे हैं कि वो उठाए तो जा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो चुनौतियां हैं वो सामने लगातार नजर आ रही हैं। तो ऐसे में भारत के अगर हम दृष्टिकोण से देखें तो ये कितना बड़ा यहाँ पर जो स्थितियाँ हैं और ये जो तनाव खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, ये किस ओर इशारा कर रहा है? निश्चित तौर पर यदि हम भारत की दृष्टि से देखें तो ईरान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और रईसी भारत के साथ एक बड़े अच्छे मित्र के रूप में हम देख सकते हैं। लेकिन अभी जो ये एक दुखद स्थिति हम देख रहे हैं, इसमें तो प्राकृतिक प्रतिकूलता है।
और इस प्राकृतिक प्रतिकूलता के आगे तो फिर कहीं ये जो पूरा जो एक खोजी दस्ता है ये आगे कुछ समाधान निकाल पाए, तभी कुछ एक आगे हल निकल पाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन को भी इसके इस पूरी दुर्घटना के बारे में जानकारी है ही। और अब इसमें तो आगे यही देखा जा सकता है कि राष्ट्रपति रईसी सकुशल हो, इसकी हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ईरान के संविधान के अनुसार यदि रईसी को खोजा नहीं जा पाएगा तो फिर संविधान के अनुसार ये व्यवस्था है कि जो अभी तत्कालीन पहले उपराष्ट्रपति हैं उनको फिर राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च नेता की इजाजत से, उनकी अप्रूवल से दिया जा सकता है। तो हाल फिलहाल तो जब हम एक ये पूरी स्थिति को मैनेज करने की दृष्टि से देखते हैं राजनीतिक तौर पर, तो ये एक ईरान का संविधान कहता है। और मुझे लगता है कि जब हम भारत और ईरान के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये एक ऐसी संकट की घड़ी है जिसमें बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ हैं। जिस प्रकार के अभी विगत वर्षों में हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच जो तनावपूर्ण संबंधों का अध्याय भी हम देखते चले आ रहे हैं, इसके बावजूद भारत और ईरान जो है अपने कॉमन स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के साथ में काम करते चले आए हैं। और भारत बार बार अमेरिका को इसी बात को समझाने का प्रयास कर रहा है। हम जब भारत को देखते हैं तो भारत के इजराइल के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से इजराइल और ईरान के बीच में एक तनावपूर्ण स्थिति, संघर्ष की स्थिति लगातार बनी हुई है। हमने देखा कि पिछले महीने से कैसे ही दोनों के बीच में बड़ी वायलेंट झड़पें भी हुई हैं, संघर्ष हुआ है। इजराइल के कुछ जो एलिगेशंस है ईरान को लेकर के कि लेबनान में हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है ईरान, ईरान के इजराइल को लेकर के कंसर्न्स हैं। इधर इजराइल और ईरान और अमेरिका के बीच के तनावपूर्ण संबंधों को भी हम देखते हैं। पर इस तमाम स्थिति के बीच भारत और ईरान चाबहार पोर्ट की इस डील को साइन कर पाए, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं कि ये एक दोनों ही देशों के बीच जो प्रगाढ़ संबंध है, स्ट्रेटेजिक संबंध है, ये उसका एक हम बानगी देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर भारत हाल फिलहाल तो ईरान के साथ हर तरह से खड़ा हुआ है। अंशु जी, लगातार हम जो देख रहे हैं कि तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं लगातार निकलकर सामने आ रही हैं तमाम देशों की। इराक की तरफ से भी आई है, अमेरिका की तरफ से भी आई है, अजरबैजान की तरफ से भी आई है। इसके अलावा भी जो तमाम देश हैं उनकी तरफ से लगातार प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। ऐसे में उन देशों पर, उन देशों के साथ रिश्तों पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, अभी ये राजनीति से ऊपर उठकर ये एक मानवीय संवेदना से जुड़ी हुई घड़ी मैं कह सकती हूँ जो हमारे सामने है, क्योंकि एक दुर्घटना की घड़ी है। ये एक ऐसी घड़ी है जिसमें हम देख रहे हैं कि 4 प्रमुख नेता, 2 ईरान के और 2 अजरबैजान के, एक हेलीकॉप्टर में सवार थे और वो हेलीकॉप्टर अभी ढूंढा नहीं जा सका है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसने हार्ड लैंडिंग की है। तो पूरे विश्व के अलग अलग यदि हम देशों के दृष्टिकोण से भी देखें, यदि हम अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के दृष्टिकोण से भी देखें, तो हाल फिलहाल तो सभी की प्रतिक्रिया यही होगी कि ये जो सारे नेता हैं या जो हेलीकॉप्टर है ये मिल जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो लेकिन सकुशल मिल जाए। अब इसके आगे की जिस प्रकार की खबरें हमारे सामने आएंगी, जिस प्रकार की स्थितियां बनेगी, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि निर्णय भी लिए जाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल तो ये स्थिति बड़ी गंभीर है और ये बहुत एक कहीं ना कहीं एक दुखद स्थिति लगातार बनी हुई है, चिंताजनक स्थिति मैं कहूंगी कि लगातार बनी हुई है, जब तक हमें आगे की खबरें नहीं मिलती। इब्राहिम रईसी के जब हम इनके पूरे कार्यकाल की बात करते हैं तो हमने देखा इन्होंने तमाम बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं जो भारत के साथ भी अपने मैत्रीपूर्ण संबंध को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए कारगर साबित हुए हैं। तो ऐसे में इनके ऊपर अगर हम देखें तो आप क्या कहेंगी कि किस तरह से जो इनका नेतृत्व रहा है उसकी क्षमता से ईरान आगे बढ़ने में कामयाब रहा है? निश्चित ही क्षमतावान नेता रहे हैं, आगे के लक्ष्यों को देख करके आगे बढ़ने वाले नेता रहे हैं। भारत के दृष्टिकोण से कहूं तो निश्चित तौर पर हम यही कह सकते हैं। और ये भी है कि ईरान के सर्वोच्च नेता के बड़े करीबी और उनके बड़े पसंदीदा माने जाते हैं। और अमेरिका को लेकर के भी मैं ये कहूंगी कि वो पीछे नहीं हटे, अपने देश को पीछे नहीं लेके गए, वो अपनी शर्तों पर खड़े रहने वाले नेता रहे हैं। और 2018 में हमने देखा कि किस तरह से अमेरिका यूनिलैटरली जो न्यूक्लियर डील थी ईरान के साथ उससे पीछे हट गया, उसने वापस ले ली। लेकिन जब हम रईसी के दृष्टिकोण से देखते हैं तो एक बड़े सुदृढ़ किस्म के नेता के तौर पर उनकी शख्सियत को जाना जाता है, माना जाता है। तो हर प्रकार से जब हम दूसरे देशों के साथ रिश्तों की दृष्टि से देखें, उनके अपने व्यक्तित्व को देखें, उनके कार्यकाल को देखें, जिस प्रकार से वो
आयतुल्लाह खamenei के पसंदीदा एक नेता हैं, उस दृष्टिकोण से देखें तो ईरान के लिए भी ये बहुत ही अभी हाल फिलहाल तो बहुत चिंताजनक स्थिति है, बहुत ही कंसर्निंग जिसको कह सकते हैं हम अभी ये मोमेंट्स हैं, और बाकी की दुनिया के लिए भी कहूंगी कि ये बड़ी एक दुखद स्थिति लगातार बनी हुई है। बिल्कुल। और आप लोगों को यहाँ पर रोकना चाहूँगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है इसको लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है कि राष्ट्रपति रईसी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बारे में जानकर अत्यधिक चिंतित हूँ। हम संकट की इस घड़ी में ईरानी लोगों के साथ एकजुटता के साथ खड़े हैं और राष्ट्रपति और उनके साथियों की सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल से ये बातें लिखी हैं और यहाँ पर अपनी संवेदना जो है वो यहाँ पर व्यक्त की है। अंशु जी, जैसा कि हम देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी यहाँ पर संवेदना व्यक्त की है, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री खुद इस बात को लेकर बेहद दुखी हैं कि जिस तरह की जो स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिली है, जो दुर्घटना हुई है, ऐसे में हर एक इंसान यही चाहता है कि वो सकुशल वापस आएँ। लेकिन जो यहाँ पर भौगोलिक स्थिति है, वो चुनौतियाँ अपने आप में बहुत सवाल भी खड़े करती है कि आखिर क्या होगा। लगातार हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन फिर भी इस तरह की स्थितियाँ कितनी बड़ी चुनौती को यहाँ पर सामने रखती हैं। देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जैसा कि मैंने कहा, बार बार इस बात को, उनके जो हम ट्वीट देख रहे हैं, एक्स देख रहे हैं, वो यही है कि हम संकट की इस घड़ी में पूरा भारत ईरान के साथ खड़ा है और हम ये प्रार्थना करते हैं कि राष्ट्रपति रईसी और उनके साथ के जो अन्य नेता हैं वो सकुशल। अब हम ये भी समझ रहे हैं कि वहां पर किन प्राकृतिक प्रतिकूलताओं के बीच ये हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और इसकी अभी तक कोई कहीं से कहीं तक कोई पता नहीं लगाया जा पाया है, जबकि 44 दस्ते, मैं बार बार कह रही हूँ कि इसके खोज में लगे हुए हैं और निश्चित तौर पर सैटेलाइट की और ड्रोन्स की मदद से, दूसरी तकनीकी मदद से दूसरे देश भी कहीं ना कहीं ये प्रयास कर रहे होंगे कि भले ही दूर बैठे सही, कहीं कुछ इस प्रकार से पता लगाया जा सके कि आखिरकार रईसी का हेलीकॉप्टर कहाँ है, वे सकुशल हो। और ये एक इस प्रकार की दुखद घड़ी है जिसमें अपने आप राजनीतिक संबंध या कूटनीतिक संबंध या राजनीतिक लक्ष्य या राजनीति और इन सबसे परे जाकर के ये एक बहुत ही दुखद स्थिति है, दुर्घटना की स्थिति पूरे ईरान के लिए एक बहुत चिंताजनक स्थिति लगातार बनी हुई है। तो उसको देखते हुए पूरे वैश्विक समुदाय की ओर से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सबकी प्रार्थनाएं और सबके कंसर्न्स जो हैं वो रईसी के साथ हैं। ईरान के जो विदेश मंत्री भी इस हेलीकॉप्टर में सवार थे, उनके साथ हैं। अजरबैजान के 2 और नेता इसमें सवार थे, उनके साथ हैं। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो खोजी दस्ता लगा हुआ है, लगातार इस हेलीकॉप्टर की खोज में लगा हुआ है, किसी न किसी एक को सफलता मिले और इसके बारे में आगे की कोई खबर हमें पता चले, तभी आगे की बात की जा सकती है। जी, निश्चित तौर पर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है और जिस तरह की चुनौतियां हैं उनसे पार पाने के लिए जो लगातार रेस्क्यू टीम हम देख रहे हैं कि वहां पर मौजूद है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, तो आने वाले समय में हम यही उम्मीद कर सकते हैं और यही हम मानते भी हैं कि जल्द से जल्द वो बाहर आएँ और जिस तरह की स्थितियाँ हैं उनसे पार पाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु जोशी जी हमसे जुड़ने के लिए, और मेघना आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियाँ विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये स्थिति वहाँ पर है और इस पर जो भी इनपुट आएगा सामने वो हम आगे भी आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहरहाल आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेश के 49 सीटों पर 20 मई को होने वाले मतदान के लिए प्रचार का शोर थम गया है। सभी दलों के दिग्गज नेताओं ने प्रचार के दौरान पूरी ताकत झोंकी है और इस चरण में राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला होना है। किन राज्यों की कौन सी सीटों पर होना है मतदान और क्या है इन सीटों का सियासी गणित, देखिए इस रिपोर्ट में। 7 चरणों में हो रहे लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में 5वें चरण के लिए मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 5वें चरण के प्रचार के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरक्षण, संविधान बदलने, अनुच्छेद 370, भ्रष्टाचार, रोजगार, नक्सलवाद, विकसित भारत और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे विभिन्न मुद्दों पर जमकर वार पलटवार चल रहे हैं। इस चरण में 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की 49 लोकसभा सीट पर मतदान होना है, जिनमें से 39 सामान्य है
7 अनुसूचित जाति और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। 5वें चरण की 49 सीटों के लिए कुल 695 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनमें 613 पुरुष उम्मीदवार और 82 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। 20 मई को जिन 49 लोकसभा सीट पर मतदान होना है, उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, उड़ीसा की 5, झारखंड की 3, जम्मू और कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 लोकसभा सीट शामिल है। 5वें चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों की बात की जाए तो लखनऊ से राजनाथ सिंह, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल, अमेठी से स्मृति ईरानी शामिल हैं। वहीं भाजपा के कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में इस चरण में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें सारण से राजीव प्रताप रूडी, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, डिंडोरी से भारती प्रवीण पवार, भिवंडी से कपिल पाटिल, फतेहपुर से निरंजन ज्योति, मोहनलालगंज से कौशल किशोर शामिल हैं। हाजीपुर से चिराग पासवान, कल्याण से श्रीकांत एकनाथ शिंदे, मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम, सुंदरगढ़ से जोएल ओराम, फैजाबाद से लल्लू सिंह, हुगली से लॉकेट चटर्जी भी चुनावी मैदान में है। इस चरण में विपक्षी दिग्गजों में रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बारामूला से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, अमेठी से गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा, कंधमाल से बीजेडी नेता और मौजूदा सांसद अच्युत सामंत, सारण से बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य सियासी रण में किस्मत आजमा रही हैं। 2019 के आम चुनाव में 5वें चरण की इन्हीं 49 सीटों पर भाजपा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 32 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि शिवसेना को 7 सीट, तृणमूल कांग्रेस को 4, बीजेडी को 2 सीट पर जीत मिली थी। वहीं कांग्रेस, जदयू, नेशनल कॉन्फ्रेंस और लोजपा को 1-1 सीट पर जीत मिली थी। 5वें चरण की 49 सीटों पर 20 मई को मतदान के साथ ही कुल 543 सीटों में से 428 सीटों पर मतदान संपन्न हो जाएगा। साथ ही लद्दाख और महाराष्ट्र की सभी सीटों पर मतदान भी पूरा हो जाएगा। इससे पहले के 4 चरण में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो चुका है। 4 केंद्र शासित प्रदेशों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली और दमन एवं दीव में भी मतदान संपन्न हो चुका है। आम चुनाव के पहले 4 चरण में औसत मतदान 66.95% दर्ज किया गया है। चौथे चरण में मतदान प्रतिशत 69.16% रहा, तो वहीं तीसरे चरण में मतदान 65.69% दर्ज किया गया। दूसरे चरण में 66.71% मतदान दर्ज हुआ, जबकि पहले चरण में 66.14% मतदान हुआ था। इस बार लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हो रहा है और नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। डीडी न्यूज। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की 49 सीटों पर सोमवार को वोट डाले जाएंगे। 5वें चरण के लिए प्रचार में सभी दलों के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंकी है और अब मतदाताओं को 20 मई का इंतजार है, जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की 49 सीटों के लिए कैसी है मतदान की तैयारियां, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की 49 सीटों पर 20 मई को होने वाले मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पोलिंग पार्टियों का लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। 5वें चरण में 8 करोड़ 95 लाख से ज्यादा मतदाताओं के लिए 94,732 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। साथ ही 5वें चरण में सबसे ज्यादा 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान होना है, जिसके लिए सुबह ही पोलिंग पार्टियां रवाना की जा चुकी हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रत्येक मतदान कर्मी को विशेष मेडिकल किट दिया गया है। साथ ही मतदान केंद्रों पर गर्मी से बचाव के सभी इंतजाम की जिम्मेदारी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दी गई है। वोटर्स को कोई असुविधा ना हो, इसके लिए सभी बूथों पर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। पेयजल और बाकी जो मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटीज हैं उनकी व्यवस्था की गई है। 5वें चरण में महाराष्ट्र की 13 सीटों पर मतदान की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। इसी चरण में मुंबई शहर की सभी सीटों पर भी मतदान होना है। ऐसे में निर्वाचन आयोग मतदान केंद्रों तक आने वाले हर मतदाता का ध्यान रखने की कोशिशों में जुटा हुआ है। बुजुर्ग लोग हैं या दिव्यांग भाई बहने हैं, वो वोटिंग के लिए उनको हमने होम वोटिंग की भी फैसिलिटी दी थी, लेकिन वो किस
वजह से अगर वो वोटिंग उनकी नहीं हुई है और वो पोलिंग स्टेशन पे आना चाहते हैं तो उनके ट्रांसपोर्टेशन से लेके उनको वहाँ पे प्रायोरिटी पे वोटिंग कराने तक पूरी सुविधा हम वहाँ पे देते हैं। इस चरण में पश्चिम बंगाल की 7 सीटों के चुनाव के लिए मतदान कर्मी ईवीएम मशीनों के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचने लगे हैं। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए हैं। इसी चरण में बिहार और ओडिशा की 5-5 सीटों पर भी मतदान होना है। भीषण गर्मी को देखते हुए मतदान केंद्रों पर गर्मी से बचाव के सभी तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। झारखंड की 3 सीटों पर भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए 6,705 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। फोर्स भी सभी जगह पर पर्याप्त डिप्लॉयमेंट हो चुका है। साथ में वेबकास्टिंग का भी व्यवस्था कर लिया। बूथ का अंदर, बूथ का बाहर सब नजर रखने के लिए हम लोग व्यवस्था कर लिया, इसलिए पूरा तरफ से अभी तैयार है। 5वें चरण में जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट पर मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। कुपवाड़ा और बारामूला जिलों में 28 सीमावर्ती मतदान केंद्र भी हैं। मतदान प्रक्रिया का हिस्सा बन रहे मतदान कर्मियों में भी इसे लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। दूर दराज की पार्टियां हैं, जैसे कि आपके कुपवाड़ा के पहाड़ी इलाके हैं, हमारे बांडीपुरा के पहाड़ी इलाके हैं, इवन स्पेशली उड़ी के पहाड़ी इलाके हैं। तो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हुई, सुबह 6 बजे से हमारी पार्टीज लगी हुई थी। तो इन सारे डिफिकल्ट एरियाज में पार्टीज पहुंच चुकी हैं। पहले हमने यहाँ पर पूरा इंश्योर कर लिया सामान कि हमारा ठीक ठाक है। इसके बाद हम यहाँ से ले जाके अपने पुलिस स्टेशन पर रवाना होकर वहाँ पर इसको तैयारी के साथ कल वोटिंग है तो इसको करेंगे। ट्रेनिंग हमने ली है, ईवीएम की ट्रेनिंग ली है, ये जो सामान जो सारा है उसकी ट्रेनिंग ली है। पूरी तैयारी करके हम आए हैं और हम अब जा रहे हैं अपने अपनी ड्यूटी पर। यहाँ पर जो पोलिंग पार्टीज हैं वो अपनी मशीनरी को चेक कर रही हैं। रवाना होने से पहले जो ये प्रोसेस होता है ये बहुत जरूरी होता है, इसको चेक करना, और इसकी इन्हें पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई है। तो पूरी तरह से तैयार है ये चुनाव कर्मी अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए। लद्दाख संसदीय सीट पर भी शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। निष्पक्षता और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए वेबकास्टिंग और सीसीटीवी की भी व्यवस्था की गई है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग की ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 5वें चरण में हर मतदाता इस लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। डीडी न्यूज़। और वहीं 13 मई को आप सांसद स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के आवास पर हुई मारपीट के मामले में आज दिल्ली पुलिस ने सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग की डीवीआर जब्त कर ली है। पुलिस के अनुसार अभी तक इस मामले में सबूतों से छेड़छाड़ की बात सामने आ रही है, तो गिरफ्तार विभव कुमार भी पुलिस की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर केजरीवाल की खामोशी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जिसके चलते भाजपा अरविंद केजरीवाल के मौन पर सवाल खड़े कर रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने शनिवार को ही अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को गिरफ्तार कर लिया था, जिन पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट का आरोप है। इस घटना के बाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस मुद्दे पर पूरी तरह से मौन है, जिसको लेकर भाजपा केजरीवाल पर बेहद मुखर है और अरविंद केजरीवाल से जवाब मांग रही है। आम आदमी पार्टी का नाम अब बदलकर आम अपराधी पार्टी हो जाना चाहिए। और विभव कुमार जो हैं ये दिल्ली के शाहजहां शेख बन गए हैं। सोचिए जिस इंसान पर इतने भद्दे और गंभीर इल्ज़ाम हैं, एक महिला के साथ मारपीट करने का, और वो महिला जो 20 साल से इनके साथ काम कर रही है। लेकिन आपने देखा किस तरह से अरविंद केजरीवाल संरक्षण दे रहे हैं। और वहीं स्वाति मालीवाल मामले में विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस लगातार जांच में जुट गई है। इसके तहत आज दिल्ली पुलिस की टीम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर पहुंची और सबूतों को इकट्ठा किया। दिल्ली पुलिस ने केजरीवाल के घर से लैपटॉप और प्रिंटर को अपने कब्जे में लिया है और इस पूरे मामले का हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता ने जायजा लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यही वो सरकारी आवास है जहां पर स्वाति मालीवाल मामले के मुख्य आरोपी विभव कुमार को गिरफ्तार किया गया था। जब विभव कुमार की गिरफ्तारी हुई तो उसको मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस को 5 दिन की रिमांड दी गई है। दिल्ली पुलिस लगातार इस मामले की परतों को खंगालने में लगी हुई है।
जिसके तहत आज दिल्ली पुलिस की एक टीम दोपहर तकरीबन 2 बजे अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास पर आए और वहां से उन्होंने आज कुछ एविडेंस लिए हैं। जिस तरह से लगातार पुलिस विभव कुमार से पूछताछ कर रही है और उसके बाद जो स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए हैं उसकी पुष्टि करने के लिए लगातार दिल्ली पुलिस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस घर पर आते हैं और आज दोपहर में उन्होंने यहां से डीवीआर बरामद किए, साथ में एक लैपटॉप भी बरामद किया। बताया ये जा रहा है कि अब विभव कुमार ने जिस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है उसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ मुख्यमंत्री आवास पर आएंगे और उन सबूतों को खंगालेंगे। और जिस तरह से ये आरोप लगाए गए थे कि कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल को डाउट था कि सीसीटीवी फुटेज को डिलीट किया गया है, तो दिल्ली पुलिस को भी सीसीटीवी के फुटेज जो मिले हैं वो पूरे नहीं मिले हैं, जिसकी लगातार जांच की जा रही है। आरोपी विभव कुमार के गिरफ्तार होने के बाद पुलिस ने आरोपी विभव कुमार का मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस के मुताबिक विभव कुमार ने अपना फ़ोन को फॉर्मेट कर दिया था, जिसके बाद माना यह जा रहा है कि विभव कुमार की जो लोकेशन थी यूपी के साथ साथ अमृतसर और मुंबई, तो मुंबई में विभव कुमार को ले जाया जा सकता है, जहां पर इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि आखिर क्या वजह थी कि विभव कुमार ने अपने फ़ोन को फॉर्मेट किया और क्या वजह थी कि मुंबई में जाके इसको फॉर्मेट किया गया। अब देखना होगा कि दिल्ली पुलिस की जांच लगातार किस ओर आगे बढ़ती है। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। अपने निजी सहायक की गिरफ्तारी के खिलाफ अरविंद केजरीवाल पूरी आम आदमी पार्टी को लेकर प्रदर्शन करने उतर पड़े, लेकिन उनका ये प्रदर्शन ज्यादा देर नहीं चल पाया और वो वापस अपने कार्यालय पहुंच गए। केजरीवाल ने भाजपा पर उनके खिलाफ मुहिम चलाने का आरोप लगाया तो भाजपा समेत एनडीए नेताओं ने कहा कि केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार को छुपाने की असफल कोशिश कर रहे हैं, तो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर उनकी चुप्पी उनके दोहरे चरित्र को दिखाती है। इस पूरे मामले पर आज दिन भर राजनीति देखने को मिली। इसको लेकर भाजपा ने केजरीवाल पर तंज कसा। भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल को एक डरा हुआ, कमजोर और आत्मबल विहीन नेता बताया और कहा कि केजरीवाल के आह्वान पर 200 लोग भी प्रदर्शन के लिए नहीं आए। आज तो एक बात स्पष्ट हो गई कि अरविंद केजरीवाल के अंदर अब आंदोलन करने का आत्मबल भी नहीं बचा। इतना डरपोक आदमी, इतना कमजोर आदमी घोषणा करके आए थे कि मुझे गिरफ्तार कर लेना, मैं जेल जाऊंगा, भाजपा के मुख्यालय जाऊंगा। 5 मिनट में पैर कांपने लगे, भाग गए उल्टे पांव। और वहीं आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने कहा है कि भाजपा लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हटाना चाहती है। आप रोजाना जो लोगों का मुद्दों से ध्यान भटका रहे हो, उससे अच्छा एक ही बार गिरफ्तार कर लो, मुद्दों की तो बात करो चुनाव में। आज मुख्यमंत्री जी ने समय दिया था, आधे घंटे का हम लोग खड़े रहे, उन्होंने गिरफ्तार नहीं किया। तो आगे अब देखते हैं, आगे रणनीति बनाएंगे। आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शन में समर्थकों की संख्या काफी कम दिखी। सीएम के साथ पार्टी के सभी नेता तो यहां मौजूद थे, लेकिन कार्यकर्ताओं की भीड़ ज्यादा नहीं हो पाई। देखिए हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता की ये रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का दिल्ली का ये वही दफ्तर है जहां पर थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और पार्षदों और समर्थकों के साथ यहां पर एक पैदल मार्च निकाला। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना था कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार उनके सभी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार कर रही है, इसलिए वो एक पैदल मार्च करेंगे पार्टी कार्यालय से बीजेपी कार्यालय की तरफ। दरअसल ये बयान तब आया था जब उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर, जो अरविंद केजरीवाल के पीए हैं, उन पर आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के दफ्तर में, यानी कि घर का जो दफ्तर है उसके वेटिंग लॉन्ज में उनके साथ बदसलूकी की। उसके बाद स्वाति मालीवाल के एफआईआर दर्ज कराने के बाद आरोपी विभव कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री का बयान और एक चैलेंज के तौर पर एक बयान आता है कि वो पार्टी कार्यालय से निकल के और दिल्ली जो बीजेपी का दफ्तर है वो मूव करेंगे बीजेपी के दफ्तर की ओर। और ये आईटीओ का इलाका है और ये वो इलाका है जहां पर काफ़ी भीड़ रहती है और जहां पर लगभग ट्रैफिक बना रहता है। एक महिला के सम्मान में उन्हीं की पार्टी की नेता है
उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सांसद है और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष है, उसके एफआईआर करने के बाद अभी तक अरविंद केजरीवाल के ऊपर कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक कोई बयान नहीं दे रहे हैं। सवाल अभी भी बरकरार है, आखिर क्या वजह है कि जनता जो उनके समर्थक हैं वो लोग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कहने के बावजूद भी उनके धरने प्रदर्शन में इकट्ठे नहीं हुए, और आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना धरना प्रदर्शन आधे घंटे में ही समाप्त कर दिया। कई बड़े सवाल हैं जो खड़े होते हैं जिसका जवाब खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देना होगा। अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने केजरीवाल सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार के नाम पर आंदोलन किया, लेकिन केजरीवाल सरकार खुद भ्रष्ट है। जिनने भ्रष्टाचार किया है उनके खिलाफ जांच एजेंसियों ने और कोर्ट ने कार्रवाई की है, और जो भ्रष्टाचारी हैं वो जेल में हैं, कुछ लोग बेल पर हैं, और केवल टिप्पणियां करने से, बयान देने से काम नहीं चलेगा। सच्चाई ये है कि आम आदमी पार्टी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करने के नाम पे बनी थी, आज भ्रष्टाचार में डूबी हुई पाई जाती है। इनके अधिकतर नेता जेल में या बेल पर हैं और केवल चुनाव के लिए टिप्पणियां करते हैं और दूसरी ओर महिलाओं को पीटते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में भी विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने राज्य की टीएमसी सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के आगे झुकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री इस्कॉन, रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ को खुले मंच से खुलेआम धमकी दे रही है। चुनाव में बंगाल के लोगों को डराने, धमकाने, हिंसा कराने वाली टीएमसी सरकार ने इस बार सारी हदें पार कर दी है। आज देश और दुनिया में इस्कॉन, हरे कृष्ण हरे राम वाले, फिर रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था, और भारत सेवाश्रम संघ सेवा और सदाचार के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वे भारत का नाम रोशन करते हैं। लेकिन आज बंगाल की मुख्यमंत्री इस्कॉन वालों को, रामकृष्ण मिशन वालों को, भारत सेवाश्रम के सन्यासियों को खुले तौर पर धमका रही है, खुले मन से चेतावनी दे रही है। दुनिया भर में इन मिशन से जुड़े वाले लाखों अनुयायी आज पूरी दुनिया में रहते हैं, और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है। बंगाल की सरकार ने उन पर उंगली उठाई, उनका नाम लेकर धमका रही है। इतनी हिम्मत सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, उन्हें साधने के लिए टीएमसी इतने निचले स्तर पर उतर आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के विष्णुपुर की जनसभा में राज्य की टीएमसी सरकार पर युवाओं के साथ ही भावी पीढ़ियों का भविष्य दांव पर लगाने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टीएमसी ने पैसे कमाने की भूख में बच्चों को भी नहीं छोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी पर केंद्र की योजनाओं को अपने नाम से चलाने का भी आरोप लगाया। बंगाल की ये धरती नेक नियत का मतलब अच्छी तरह जानती है। दुर्भाग्य से आज बंगाल में जो सरकार है उसकी नीयत में ही खोट है। मोदी दिल्ली से मुफ्त चावल बेचा है ताकि एससी, एसटी, गरीब परिवार की किसी मां को अपने बच्चे भूखे न सुलाने पड़े। लेकिन टीएमसी ने चावल में भी घोटाला कर दिया,
जो थोड़े बहुत राशन के पैकेट इन लोगों ने बांटे, उसमें भी टीएमसी ने अपना स्टिकर चिपका दिया। मोदी ने पक्का घर बनाने की योजना बनाई, लेकिन यहां टीएमसी ने उस पर अपना स्टिकर लगाया और तेलाबाजों के हवाले कर दिया। यानी इन्होंने मोदी सरकार की योजना ही चुरा ली। ऐसी खोटी नीयत वालों को बंगाल के लोग कभी भी माफ नहीं करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में राज्य की सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार पर वोट बैंक की राजनीति के आगे झुकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। वो सारे आम, इस्कॉन और अन्य संगठनों को हड़का रही है। मैं बंगाल के लोगों को डराने, धमकाने, हिंसा कराने वाली टीएमसी सरकार ने इस बार सारी हदें पार कर दी है। आज देश और दुनिया में इस्कॉन, हरे कृष्ण हरे राम वाले, फिर रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद जी ने बनाया था, और भारत सेवाश्रम संघ सेवा और सदाचार के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वे भारत का नाम रोशन करते हैं। लेकिन आज बंगाल की मुख्यमंत्री इस्कॉन वालों को, रामकृष्ण मिशन वालों को, भारत सेवाश्रम के सन्यासियों को खुले तौर पर धमका रही है, खुले मन से चेतावनी दे रही है। दुनिया भर में इन मिशन से जुड़े वाले लाखों अनुयायी आज पूरी दुनिया में रहते हैं और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की सेवा करना है। बंगाल की सरकार ने उन पर उंगली उठाई, उनका नाम लेकर धमका रही है। इतनी हिम्मत सिर्फ अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए, उन्हें साधने के लिए टीएमसी इतने निचले स्तर पर उतर आई है। और लोकसभा चुनाव के बाकी बचे 2 चरणों के लिए बीजेपी और एनडीए के दिग्गज प्रचार में पूरा धमकम लगा रहे हैं। और इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और जौनपुर की चुनावी जनसभाओं में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। बिहार के पश्चिमी चंपारण की जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीओके भारत का है और हम इसे लेकर रहेंगे। ये मोदी का गारंटी है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम इसको लेकर रहेंगे। और वहीं देश में चल रहे लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दलों का प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है और सभी दल जनता को अपने पक्ष में लाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इंडी गठबंधन के घटक दलों के कई नेताओं ने रैलियां की हैं, जनसभाएं की और रोड शो निकाला। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हम संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव नहीं है 2024 का, ये चुनाव लोकतंत्र बचाने का है। इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में गठबंधन की सरकार पर किसानों के लिए एमएसपी को लागू किया जाएगा। किसानों को पहली बार कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कर्जा माफ हमारी सरकार करने जा रही है। हिंदुस्तान के किसानों को अनाज के लिए, शुगर केन के लिए, आलू के लिए, कपास के लिए हम गारंटी करके कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कम से कम दाम उनको हम देने जा रहे हैं।
भक्ति काल के महाकवि सूरदास की 550वीं जयंती पर दुबई में भारतीय समुदाय की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कीर्तन साहित्य सभा की ओर से 18 मई को आयोजित कार्यक्रम में यहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और इस आयोजन में भक्ति संगीत, काव्य पाठ और नाट्य प्रस्तुतियां का अद्भुत समन्वय देखा गया। कार्यक्रम में भगवान कृष्ण को समर्पित उनके काव्यों का पाठ किया गया। सूरदास द्वारा शुरू की गई भक्ति संगीत की विदा हवेली संगीत का कार्यक्रम में जीवंत प्रस्तुति दी गई। हुआ तो घर में सहयोग बना कि उनके पिता को कहीं से 2 मोहर प्राप्त हुई कि यदि मैं घर छोड़कर चला जाऊं तो आप मुझे रोकेंगे नहीं, तो मैं बता सकता हूं कि यह सोना कहां छुपा है। भक्ति संगीत पर महिलाओं द्वारा दी गई प्रस्तुति ने यहां मौजूद दर्शकों को भक्ति के रस में सराबोर कर दिया। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।